इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम दोनों, यानी कि मैं हूं आज आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं रजनीश। और कीजिए स्वीकार हम दोनों का ही नमस्कार। और जैसे कि रजनीश, हर बार की तरह एक अनोखा विषय होता है और एक अनोखे विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद होते हैं जी। और जैसे कि आज का जो विषय है ना, वो भी अपने आप में एक अनूठा है और अनोखा है, तो क्यों ना आज सीधे आ जाते हैं अपने विषय की ओर। और जो विषय है वो है मखाना उत्पादन तकनीक। और सीमा, मैं आपको बताऊं कि मखाने की पूरे भारत में बड़ी मांग रहती है और ये अपने आप में बहुत पौष्टिक तत्व भी लिए होता है, इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो अब मखाना की खेती करते हैं। इसमें बहुत सारे इसके नए नए बिंदु हैं, एस्पेक्ट हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे, सुपर फूड की बात करेंगे, मखाने की बात करेंगे और मखाने की किस तरह से उत्पादन किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और हमारे बीच आज इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पूसा संस्थान, नई दिल्ली, और इसके साथ ही ये पूर्व अध्यक्ष मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा, बिहार से। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। और जैसे कि डॉक्टर साहब, हमारा जो शब्द है मखाना, मखाने को जैसे हम देखते हैं कि देखते ही एक तो सुपर फूड तो इसे कहते ही है, साथ ही साथ कॉस्टली फूड भी इसमें कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में मखाना कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है। देखिए, पूरे विश्व में जो कमर्शियल लेवल पे मखाना भारत में उगाया जाता है और भारत के कुल उत्पादन का 90% जो भाग है वो केवल बिहार में है। और बिहार में भी 90% जो क्षेत्र है वो नॉर्थ बिहार है, उत्तर बिहार। उसमें जो है दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, कटिहार है। ये जो जिले हैं ये मुख्य जो है मखाना का गढ़ माने जाते हैं जी। तो अधिकतर किसान जो हैं मखाना तालाबों में लगाते हैं और अब खेतों में भी लगाने लगे हैं। ये क्षेत्रफल मखाना का है। तो जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि मखाना जब हम हाथ में लेते हैं बड़ा लाइट वेट होता है, फूल की तरह होता है और लोग इसे खाना भी बहुत पसंद करते हैं। अगर उपवास है, कोई भी ऐसा धार्मिक उत्सव है या इस तरह, और वैसे भी सामान्यता भी आजकल क्योंकि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि मखाना खाना चाहिए, तो इसको जो पसंद करने के क्या क्या कारण है, मतलब लोग क्यों इसको इतना पसंद कर रहे हैं और इसकी मांग बढ़ती जा रही है? देखिए, बिल्कुल रजनीश जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। जब सभी लोगों में किसी चीज की चाहत होती है तो उसमें कोई गुण होते हैं जिसकी वजह से सब लोग उसको पसंद करते हैं जी। इसी तरीके से मखाना, जैसे सीमा मैडम ने कहा, सुपर फूड वही है जिसमें क्वालिटी है जी, जो पौष्टिकता से भरपूर है। पौष्टिकता की बात जब हम करते हैं जी, तो मखाना में कम से कम 76% कार्बोहाइड्रेट है जी, और प्रोटीन है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। फाइबर जो है 14% है, और जो फैट जिससे सब लोग डरते हैं, जिससे हार्ट पेशेंट भी डरते हैं, शुगर वाले भी डरते हैं। आजकल हम बहुत जो है बहुत सेंसिटिव हो गए हैं कि भाई तला हुआ खाना थोड़े कम खाते। तो फैट जिसको कहते हैं, ऑयल जिसको कहते हैं, फैट 0.1% होता है। इसका मतलब ये ड्राई फ्रूट है, ऐसा ड्राई फ्रूट जो सेवन के लिए बहुत लाभदायक है। और फाइबर तो आप समझते हो, डॉक्टर भी लोग बोलते हैं कि फाइबर का इंटेक्ट प्रोपोर्शनली ज्यादा होना चाहिए, जिससे हार्ट पेशेंट्स को या शुगर की प्रॉब्लम कम हो सके। तो ये जो क्वालिटी है, कैल्शियम बहुत है, मैग्नीशियम बहुत है, तो ये सारे जो है तत्व हैं जिनकी वजह से इसको सुपर फूड कहा जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि आज हमारा जो विषय है मखाना उत्पादन की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम भारत में बात करते हैं तो कौन कौन सी विधियों से मखाने को उगाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। मखाना जो पारंपरिक तरीका है बिहार में जी, उसमें लोग तालाब से उगाते थे जी, लेकिन अब तालाबों का क्षेत्रफल कम हो रहा है धीरे धीरे। लोग तालाबों में मखाना की बजाय मछली को लेने में थोड़ा ज्यादा इच्छुक हैं। क्यों इच्छुक हैं? क्योंकि उनको मछली का जीरा डाल दिया और उसका खाद डालते रहो, मछली का दाना, और जो है 6-7 महीने में 8 महीने में मछली निकाल करके मार्केट में पैसा कैश अपने जेब में ले लो जी। लेकिन मखाना में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लावा बनाने में तकलीफ होती है, और फिर उसकी मार्केटिंग की समस्या है।
तो इसलिए जो तालाबों में है वो मछली पे ज्यादा लोग जोर दे रहे हैं, मखाना पे कम। तो मखाना अपना क्षेत्रफल खेतों में बढ़ा दिया जी। खेतों में मखाना जो उगाते हैं उसमें एक तो उत्पादन ज्यादा होता है। तालाबों में जो मखाना उगाते हैं उसमें मनुष्य को कष्ट कम होता है, उत्पादन कम होता है, क्योंकि किसान जो है तालाबों में 9 फुट पानी होता है, 9 फुट में बैठ करके पानी में से बगैर सांस लिए मखाना निकालना बहुत कष्टदायक होता है। खेत में हम 1.5 फुट पानी मांगते हैं मखाना की खेती के लिए, तो उसमें मखाना का बीज निकालना तुलनात्मक काफी आसान होता है और उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि जब बीज सारा निकाल लेते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। और हम जो तकनीक की बात करते हैं, जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीक है, जैसे अब किसानों के लिए मखाना अनुसंधान केंद्र ने कुछ प्रजाति रिलीज करी, श्रवण वैदई, साबौर यूनिवर्सिटी ने, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर ने साबौर मखाना 1 की प्रजाति विकसित की, जिससे किसानों का जो खेत में उगाते हैं मखाना उसका उत्पादन बढ़ा। तालाब में मखाना जो है 16 क्विंटल से 18 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर की दर से होता है, लेकिन वही मखाना खेत में 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उत्पादन होता है। तो ये 2 विधियां हैं जिसमें अब गवर्नमेंट का भी झुकाव खेतों की तरफ है। मखाना की खेती जो है खेतों में की जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़ा विस्तार से ये बात बताई कि मखाना के बारे में इतनी सारी चीजें हैं, और आज एक बड़ी अच्छी बात है सीमा और डॉक्टर साहब कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे युवा किसान भी हैं जो मखाना की खेती करते हैं। पीयूष कुमार केसरी जी जो कि गांव रामगंज से और जिला अररिया से हैं। तो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो जैसा भी डॉक्टर साहब मखाने का बखान कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा एज ए आप युवा किसान कि आप ये मखाने की खेती कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये मखाना की खेती हमारा पारंपरिक है, मतलब हमारे पापा ने स्टार्ट किया था आज से 47 इयर्स पहले। उस समय मखाना को बिहार में जाना भी नहीं जाता था, बहुत कम जानते थे, सिर्फ दरभंगा और मिथिलांचल के क्षेत्र में ही। बाकी हिंदुस्तान के अंदर में भी मखाने की उतनी खपत नहीं थी, उतनी वो नहीं थी, इसलिए मखाना बहुत सीमित होता था। लेकिन इस कुछ 10 वर्षों से 15 वर्षों से मखाने में काफी विस्तार हुआ है, उत्पादन को लेके, सब चीज को लेके। पहले पारंपरिक तरीके से ही सिर्फ गोबर देके ही मखाने का उत्पादन होता था, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक था। अब खाद और ये डलने से इसकी उत्पादन काफी ज्यादा होती है। जी, और जैसे कि आपने बताया कि पारंपरिक तरीके से, तो क्या अब किसान इस तरफ जागरूक हुए हैं मखाने की तरफ, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। तो पीयूष जी, मेरा एक और सवाल, क्योंकि आपने तो बचपन से आपने कहा कि आपके पुश्तों से ये सब काम होता हुआ आया है, तो तब में जब आप छोटे थे, अब जब आप खुद खेती कर रहे हैं, तो एक तो कितने प्रतिशत उछाल आया इसकी मांग में, ये मैं जानना चाहूंगा। मार्केट इसका बाजार बड़ा है, तो और जो भी और युवा किसान है, क्या इस क्षेत्र में उनको आना चाहिए? मैं अगर बात करूं तो 98 में मखाने का दाम 40 रुपये से 50 रुपये 60 रुपये किलो हुआ करता था जी। और आज 2025 में ये 1000 रुपया किलो है। तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रतिशत में मखाने का मांग है। क्योंकि हमारे पास खेत वो सीमित थे, सारी लेबर सीमित थी, तो इसलिए इसका जो उत्पादन हुआ वो बहुत ज्यादा अब बढ़ा है, इन 2-3 वर्षों से बढ़ा है जी। तो पीयूष जी, जैसे कि आज हमारे बीच डॉक्टर राजवीर शर्मा जी भी हैं और आप भी हो, तो क्या कोई समस्या है, कोई सुझाव आप लेना चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब के और हमारे सुनने वाले सभी किसान भाई जो आप जैसे हैं मखाना की खेती कर रहे हैं और कुछ समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहे हैं, तो आप वो जरूर पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो हम फसल लगा रहे हैं, जो हमारे पास बीज है वो पारंपरिक तरीके की बीज है, क्या इसमें कोई नई बीज का विकसित किया गया है या कुछ इसमें नया कोई नए तरीके कोई किस्म का बीज है जिससे मैं जैसे एक साल में हमारे फसल एक बार होती है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई फसल इन्होंने बीज तैयार किया है जो कि साल में 2 बार हो। जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल पीयूष जी, बिल्कुल आप, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जो है आकाशवाणी ने आज वैज्ञानिक और किसान दोनों को आमने सामने रख दिया, तो ऐसा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। रही बात आपके प्रश्न की, जो अररिया जिले से ये बिलोंग करते हैं, पहले मधुबनी और दरभंगा में तालाबों में मखाना ज्यादा होता था। आज जो है क्षेत्रफल जो खेतों में मखाना की खेती हुआ है वो पूर्णिया, कटिहार, अररिया
में सबसे ज्यादा होती है। तो मैं इनको एक पहले सलाह दूंगा कि आप तालाबों से धीरे धीरे खेतों की तरफ मखाना की खेती की ज्यादा बढ़वार करें। जी। दूसरी बात रही तकनीक विकसित होने की, जैसा मैंने पहले भी बताया चर्चा में कि 2 वैरायटीज हैं, 2 प्रजातियां हैं जिनको लगाने से किसानों की उत्पादन बढ़ेगा, जिसका नाम स्वर्ण वैदई में दोबारा बता रहा हूं, जो हमारा मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा ने विकसित की थी, और साबोर मखाना 1 जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर ने विकसित की है। आप जो है एक एक्सपेरिमेंट के तौर से इन प्रजातियों का बीज लाइए और कुछ क्षेत्रफल में लगाइए, फिर अपने आप ही आपको तुलना हो जाएगी कि जो आपका पारंपरिक बीज है जो घर में बनाया हुआ है और जो प्रजाति का बीज है उसमें तुलनात्मक जो है आपको अंतर अपने आप ही दिखाई देगा उत्पादन में। जी। डॉक्टर राजवीर, एक सवाल मेरा और यहाँ पे कि अगर मान लीजिए जैसे युवा किसान, जो नए किसान इस तरफ आना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में अगर मखाने की वो खेती करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ सकता है या किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, मखाना जब तालाब में होता है जी, हम 1 एकड़ की बात करें या 2.5 एकड़ की, 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें नेट प्रॉफिट जो है किसान को तालाब में 50,000 रुपए के आसपास एक सीजन में हो जाता है। जी। वही बात अगर मखाना 1 हेक्टेयर में खेत में करेंगे तो हमको जो है, क्योंकि खेत के अंदर हम 3 फसल ले सकते हैं। जी। मखाना, जैसे मखाना लगाया हमने अप्रैल में, अप्रैल से अगस्त तक मखाना हो जाता है। अगस्त के बाद उसी पानी में आप लेट वैरायटी धान की लगा सकते हैं, या धान नहीं लगाना चाहें तो आप सिंगाड़ा लगा सकते हैं। सिंगाड़ा आपका दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर के बाद लेट वैरायटी गेहूं की लगा सकते हैं पानी निकालने के बाद जी, या बरसम ले सकते हैं। इस तरीके से एक ही हेक्टेयर में खेत के अंदर आप 3 फसल ले सकते हैं। उससे किसान की इनकम जो है 90 से लेकर के 1,20,000 तक हो जाए, तो कम से कम दुगना फायदा हो गया। तालाब से खेत में आपको मखाना भी मिल गया, आपको धान भी मिल सकता है, गेहूं भी मिल सकता है, और अगर आपने धान नहीं लेना तो सिंगाड़ा भी मिल सकता है। सिंगाड़ा 2 महीने की फसल है। सिंगाड़ा त्योहारों में, छठ पूजा में बहुत प्रयोग होता है जी, दिवाली पे जी। तो ये समावेश क्रॉपिंग सिस्टम जो है फसल प्रणाली के रूप में खेत में मखानों को फिट किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने सीजन की बात की तो मैं ये भी जानना चाहूंगा अभी क्या समसामयिक कार्य चल रहे हैं और अभी फिलहाल क्या स्थिति है मखाना खेती की? अभी देखिए, जो मई का महीना है, मई एंड चल रहा है, अप्रैल के महीने में रुपाई होती है फर्स्ट वीक में जी। अभी इस टाइम जो है फलाव हो रहा है। इस टाइम किसानों को मैं कहूंगा कि अगर आपके खेत में, मखाना के खेत में खरपतवार हैं तो उनको खरपतवारों को निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, नाइट्रोजन अगर आपने डालनी है, इसकी नाइट्रोजन की जो रिकमेंडेशन है 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जी। 100 किलो, 60 किलो, 40 किलो, इस अनुपात में जो है हमको एनपीके डालना है। तो इसमें दूसरी किस्त जो है नाइट्रोजन की, यूरिया के रूप में आप किसान भाई दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि मखाना के अंदर आप तुलनात्मक नॉर्मली जनरली किसान खाद एनपीके नहीं डालते हैं जी। वो क्या होता है कि पहली बारी लगाएंगे तो थोड़ा खाद डालना पड़ेगा। अगर एक खेत में 2-3 बारी मखाना लगाएंगे तो मखाना में खुद पोषक तत्व इतने होते हैं एनपीके, इतना उसके पौधे के अंदर, पौधा हम उसी में छुड़ाते हैं, खेत में ही छुड़ाते हैं, खेत में 15 दिन में सड़ जाता है, तो उसमें अपने आप इतनी फर्टिलिटी स्टेटस होता है, उर्वरकता शक्ति जो खेत की बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद अगर मखाना एक की खेत में लगाया जा रहा है तो उसमें एनपीके डालने की आवश्यकता बहुत ही कम होती है जी। तो जैसा रजनीश सर ने कहा कि आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे बीच हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर शर्मा जी भी हैं और साथ ही साथ हमारे बीच किसान पीयूष कुमार केसरी भी हैं। भाई तो जब युवा किसान है तो मुझे लगता है कि अब जब आपने खुशी की बात की तो हमें उन्हीं की फरमाइश का कोई लोकगीत सुनना चाहिए, और तो वो केसरी जी बताइए भी कर रहे थे। हाँ, जैसे कि आकाशवाणी में आप आए हैं और तो फिर आकाशवाणी में आके आप अपनी पसंदीदा गीत ना सुने तो भला कैसे हो सकता है? केसरी जी से पूछिए। हाँ, केसरी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए बिहार का ही लोकगीत बोलूंगा जी जरूर।
कि एक नदिया का पार का फिल्म का गाना है, कौन दिशा में लेके चले रे बटोहिया। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने पसंद किया है। तो बस आप आए हैं और आपने इतनी फरमाइश की है तो बिल्कुल पूरी करेंगे हम आपकी फरमाइश। और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप किसान की बात। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे।
उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात वो, कहती थी तोरे साथ चलन तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम किसान की बात सुन रहे हैं आप, और आज हमारा जो विषय है मखाना उत्पादन तकनीक के बारे में बात हो रही है, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद हैं हमारे बीच प्रगतिशील किसान पीयूष कुमार केसरी जी। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो अब ये सवाल आता है कि अब जैसे मखाना की फसल चल रही है इस वक्त, तो क्या समसामयिक कार्य हमारे जो किसान भाई करेंगे? जैसे अभी मैंने सीमा जी चर्चा की कि भाई खाद देना है, एनपीके की जो मात्रा बताई किस तरीके से देना है, उसके साथ साथ अभी मखाना में जो है जून के एंड में जो है फूल आने लगेंगे जी। और उस टाइम क्या है, जो फूल आते हैं तो उसमें बीज बनते हैं और वो फट जाते हैं। तो फटने के बाद जो है, अभी जैसे मैंने बताया खरपतवार नियंत्रण करना है, खरपतवारों से मुक्त फसल को रखना है। अगर कोई कीड़ा लगता है, कीड़े वैसे मखाना की फसल में कीड़े और बीमारी बहुत कम लगते हैं, ये सौभाग्य है मखाना का। तो उसके साथ जो है उसके अनुसार ही, कीड़े के अनुसार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, और कोई बीमारी लगती है तो फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मखाना की खेती जो है अगस्त या जुलाई के एंड में पकती है, बीज पक जाते हैं, बीज पक के गिर जाते हैं। जब बीज गिर जाते हैं तो उसके बाद जो है मखाना की तलवार से उन पौधों को काट दिया जाता है। 15 दिन के अंदर जो है वो गल जाता है जी। गलने के बाद जो है उसमें क्या होता है कि वो सड़ जाता है और पानी खाली दिखाई देता है। पानी दिखाने के बाद जो है किसान भाई उसमें से मखाना का बीज निकालना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया जो है जो इस टाइम चल रही है। तो जैसे आपने कहा कि मखाने से, बीज से मखाना निकाल, तो ये भी अपने आप में एक, इसका भी कोई प्रोसेस होता होगा, मैकेनिज्म होता होगा, तो उसके बारे में हमारे किसान भाई अगर जानना चाहेंगे। जैसे अभी बात होती है, जब भी मखाना की कोई बात होती है, कोई चैलेंज होता है मखाना की खेती के लिए जी, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है मैकेनाइजेशन, कि मशीन का प्रयोग मखाना का बीज निकालने के लिए हो जाए। जो किसानों को कष्ट हो रहा है मखाना का बीज निकालने के लिए 6-6 घंटा पानी में बैठ करके, उस टाइम गर्मी भी होती है, जून जुलाई अगस्त में गर्म पानी हो जाता है 2 बजे के आसपास, उसमें बैठ के 2 बजे तक, सुबह 8 बजे से बैठते हैं किसान जनरली, और 2 बजे तक वो बीज निकालते हैं। उसके बाद जो है कितना कष्ट होता है उनको, उस बीज को निकालने के बाद उससे लावा बनाना, जो हम लोग खाते हैं, बाजार में देखते हैं, बाजार में खाने वाले आदमी को ये नहीं पता होता है कितने कष्ट से पैदा होता है। उसके लिए किसान भाई उस बीज को छाया में सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है उसको
रोस्ट करते हैं कढ़ाई के अंदर, रोस्ट करने के बाद एक दिन छोड़ते हैं, फिर अगले दिन रोस्ट करते हैं, फिर लकड़ी के थोड़े से तेली पर लेकर के बीज को, और उस फोड़ने में उसका तापमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस तापमान के अनुसार उसका लावा बनता है। अगर सूटेबल तापमान पे हथौड़ा पड़ा तो लावा एक क्वालिटी का होगा। अगर तापमान कम है और हथौड़ा हल्का पड़ा तो वो लावा छोटा मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जो जिसमें मैकेनाइजेशन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब, मैं जैसे आप ये प्रोसेस बता रहे थे, मैं देख रहे थे जो हमारे किसान भाई पीयूष जी हैं वो बड़े ध्यान से आपको सुन रहे थे और उनके चेहरे पे भी थोड़ा सा दर्द नजर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा तो एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि जो बिहार सरकार है वो हमारे किसान लोग के लिए क्या कुछ कोई लाभ वाली कोई योजना या कुछ भी हमारे लिए कुछ है या नहीं? देखिए, अभी जो है मखाना की अगर तालाब में बात करते हैं तो मखाना की जो बिहार गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है 16,000 के आसपास, 14,000 के आसपास, और जो खेत में देते हैं वो 16,000 के आसपास सब्सिडी देते हैं। बिहार सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित करती है कि भाई आप तालाब से मखाना खेतों में उगाएं, जिससे उनका कष्ट कम होगा। सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। और जैसे कि सबको पता है कि मखाना बोर्ड का भी गठन हो रहा है। जी। तो इस जो आपने मखाना बोर्ड की बात की, तो ये क्या इनिशिएटिव ले रही है खासतौर से मखाना की खेती को विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए? इसके फायदे क्या कहें अगर हम कहते तो? बिल्कुल सही बात है। मखाना बोर्ड का गठन हमारी वित्त मंत्री जी ने किया है जी, और पैसा भी 1 अरब रुपया जो है दिया है, 100 करोड़ के आसपास जी। मखाना बोर्ड का गठन करने का ही मकसद भारत सरकार का ये है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए, प्रोसेसिंग इंप्रूव की जाए, एक्सपेंशन ऑफ एरिया, क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टर, तो नेचुरली मखाना ज्यादा पैदा होगा। ज्यादा पैदा होगा तो ये हर आदमी की पहुंच तक पहुंचेगा। आज जो है 1600 रुपए किलो है, आम आदमी नहीं खा सकता, लेकिन जब ये 400 रुपए किलो होगा, और तब 400 रुपए किलो का कब होगा? जब इसका क्षेत्रफल बिहार में भी बढ़ेगा, और बिहार के कुछ क्षेत्रफलों में लोगों को ये गलतफहमी है कि खाली ये बिहार में ही हो सकता है। नहीं, ये उड़ीसा में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हो सकता है, वेस्ट बंगाल में हो सकता है। एक्सपेंशन एरिया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड, अवेलेबिलिटी टू एवरीवन अवेलेबल, सब तक पहुंच हो जाएगी। यही हमारी भारत सरकार चाहती है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आज आपने डॉक्टर साहब मखाना उत्पादन तकनीक के बारे में। मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों की बहुत सारी जिज्ञासा थी, वो शांत हो गई होगी। और कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। KKBOnGold@gmail.com पर आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, और किसी विषय पर अगर आप चर्चा चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। इसी के साथ पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। और इसी के साथ मैं सीमा सती और मैं रजनीश आपका इस प्रोग्राम से अनुमति लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।